ये आकाशवाणी है। कैक्टस में फूल आज प्रस्तुत है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1984 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त यह नाटक। लेखिका हैं श्रीमती इंदु माथुर। तो सुनिए नाटक कैक्टस में फूल। जरूरी थोड़ी शैतान है तो इंटेलिजेंट नहीं होगा। जानती है कितना शैतान है संजू। बाप रे, पढ़ाते पढ़ाते भी देखते रहना पड़ता है कहीं कुछ शैतानी न कर रहा हो। अरे जानती है बेला क्या किया आज उसने? देख मधु, स्कूल की छुट्टी हो गई, अब स्कूल की बातें बंद। आज तो पनीर के पकौड़ों का प्रोग्राम है। जाना तू जल्दी से कपड़े बदल कर आ, मजा आ जाएगा। बेला की बच्ची, ओफो, बस घर आई और रेडियो चला दिया। तुझे खाने और गाने के अलावा कभी कुछ सोचता है? तो क्या? पनीर के पकौड़े नहीं तो परवल की बर्फी खाने को दे दो तो करेले का हलवा भी खा जाएगी। अरे और क्या है जिंदगी में। और फिर यहाँ शहरी जिंदगी से कोसों दूर इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में न पिक्चर न सोसाइटी। हाँ बेटा, दिन भर गाबदू बच्चों से सिर मारो, जोशी जी के लेक्चर सुनो और मधु रानी के संजू की शरारतें। अब तू ही बता। तो बता क्यों कर रही है नौकरी, क्यों कर रही है? जाना अपने मियाँ के पास, खूब बना पनीर के पकौड़े और खिला उसे। हाय, छेड़ दी ना दुखती रख तूने। कितनी बार कहा है तुझसे घर की याद मत दिलाया कर। क्यों? वहाँ प्रसून को हिचकियाँ आ रही होंगी। बेला बहुत शैतान है तू। सच बेला, बहुत खुशकिस्मत है तू। इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला पति मिला है तुझे। मैं होती ना तेरी जगह तो जानती क्या करती? क्या करती? जितनी तनख्वाह होती मेरे पति की बस उतने में गुजारा करती। ये 700-800 रुपए के पीछे पत्थरों से सर न टकराती फिरती। अरे जा, तुझे क्या पता। 1 महीने के विरह के बाद जब 2-3 दिन के लिए रामपुर जाती हूँ ना, तो बदबूदार गली का कमरा किसी शानदार होटल का एयर कंडीशन सूट बन जाता है। कमरे की सीलन और अंधेरी ठंडक इतनी खुशनुमा लगती है इसमें। बस समझ गई। अरे जा, तू क्या खाक समझ गई? क्यों? किनारे बैठी तू क्या जाने डूबने में कितना मजा है मधु, कितना मजा है। अच्छा देख, सच सच बता, तेरे दिल में नहीं आता कि तू भी शादी वादी करके चैन से बैठती? बेला तेरी चाय ठंडी हो रही है। हाँ, चाय तो फिर गर्म हो सकती है, लेकिन जिंदगी एक बार ठंडी हो जाए ना। शक्ल सूरत तो बड़ी अच्छी है तेरी, फिर तूने शादी की? बेला प्लीज, याद है मधु जब तू पहली बार मुझसे मिली थी और मेरे साथ रहने की जिद कर बैठी थी, मैंने उसी दिन तुझसे कहा था, तुझसे कह दिया था बेला कि मेरी जिंदगी की किताब के पिछले पन्ने दीमक चाट चुकी है। प्लीज मधु, उन्हें पलट कर पढ़ने की कभी कोशिश ना करना। सुन तो, पर आज तूने देख ले। देख मधु, प्लीज प्लीज मधु, मेरा मतलब ये नहीं था कि तेरा दिल दुखे। हाँ प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बस मधु प्लीज। बेला, मैं कम इन सर? मधु जी आइए आइए नमस्कार जोशी साहब, बुलवाया आपने मुझे? मधु जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। थैंक यू। फंक्शन कैसा लगा स्कूल का आपको सर? अरे उसी के लिए तो मैंने आपको बुलाया था। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा फंक्शन। वो अपने मैनेजर साहब और एसडीएम
दोनों ही बहुत तारीफ कर रहे थे। सच? मैंने तो उनसे ये कह दिया जी कि बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं अब चलूं? वो बेला इंतजार कर रही होगी। ठीक है, चाहिए, थक भी गई होंगी। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मगर जी वो कुछ नहीं। आप इतनी मेहनत करती हैं और इसीलिए हमारे स्कूल में हर साल स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। रियली आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मिस्टर जोशी, मैं अब चलती हूँ। चली गई। अजीब औरत है, न डांटने का मौका देती है न तारीफ से खुश होती है, एकदम ठूठ। हाँ जी, तो क्यों बुलाया था प्रधानाचार्य जोशी जी महोदय ने? तारीफ कर रहे थे। तारीफ? हाँ तेरी तारीफ? हाँ हाँ, चल रही है ना, जल रही है ना। और क्यों, मैं क्या तारीफ के काबिल नहीं हो सकती? क्यों नहीं, क्यों नहीं? जोशी जी की तारीफ तो तारीफ सी लगेगी ही। और मैं कुछ कहती हूँ ना तो किताब की दीमकें निकल आती हैं। ओफो, बारी लड़की तू भी बस। लड़की? थैंक गॉड। बेला एक बार फिर से कह दे लड़की है। चल, कम से कम तेरे लिए तो अभी मैं लड़की ही हूँ। अरे राम, ये तो गलती हो गई। अब तू रोना मत। हाँ क्यों? माता जी। देखा ना, बना दिया लड़की से माता जी। किसने बांसुरी बजाई, किसने बांसुरी बजाई। कौन? आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे क्या चाहिए? मधु मिस यही रहती है ना? मिस नमस्ते। हाँ रहती तो है, मगर आप हैं कौन? हम संजू हैं। मधु मिस स्कूल नहीं आई, हमारा मन नहीं लगा पढ़ने में। अच्छा, तो आप पता लगाते लगाते यहाँ आ पहुँचे। बड़ा प्यार करते हैं आप मधु मिस को। हमको हमको वो बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा? स्कूल का चौकीदार कह रहा था तबीयत खराब हो गई उनकी। हाँ, बुखार आ गया था तुम्हारी मधु मिस को। मधु, ओ मधु, देख तो कौन आया है। नमस्ते मिस। बुखार क्यों आ गया आपको? ओ संजू, जरूर आप धूप में खेलने गई होंगी। नहीं नहीं बेटे, मैं अब धूप में नहीं खेलती हूँ। तो फिर ठंडे पानी से देर तक नहाती रही होंगी। हाँ बेटे, ठंडे पानी से नहाए तो जरूर थे, कल शाम को थक गए थे ना हम। अच्छा ये बताओ, अपनी माँ से पूछ के तो आया ना? माँ ने ही तो भेजा है, रामू भी आया है साथ में। आपने कड़वी वाली गोली खाई? बाप रे बाप, ये लड़का है या तेरा गार्जियन? ले, मैं तो ये पूछना भी भूल गई कि कोई दवा ली है या नहीं तूने। देख ले बेला, कितने अपने हैं मेरे यहाँ। अब हम बहुत ठीक है संजू बेटे। अच्छा, अब आप घर जाइए वरना अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे से मैं नहीं डरता हूँ मिस। आप ये गोली खा लीजिए, कड़वी है मगर डरिएगा नहीं। 2 घूंट पानी पहले पी लीजिए, फिर गोली खाकर और पानी पी अच्छा लीजिएगा। बाबा, अरे वाह रे डॉक्टर साहब, दवा साथ लेकर आए हैं। देखूं तो कहाँ से लाए हैं? सड़क पर जो दवा की दुकान है ना, वहाँ से। देखा मधु, रामबाण है, चल खा ले। थैंक यू संजू, थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं जरूर खाऊंगी आपकी दवा। अब आप जाइए। हाँ, और देखना कल स्कूल भी जरूर आऊंगी मैं। ओके? अच्छा मिस, गुड नाइट मिस। गुड नाइट। गुड नाइट संजू। अरे मधु, गुड नाइट। मधु, क्या हुआ तुझे? हाँ, कुछ नहीं बेला, आज माँ की याद आ गई मुझे। वो भी ऐसे ही बहला फुसला कर बहुत प्यार से मुझे दवा खिलाती थी। एक वही तो थी जिन्हें मेरा इतना ख्याल था। माँ। बुखार आ गया। अरे पानी की जरूरत है। देख लो
लगता है बेचारी को, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उसने। माँ तुम दीदी के बहानों में आ जाया करो, मैं सब समझता हूँ। कल लड़के वाले आ रहे हैं ना, आज इनको बुखार आना ही है। रवि, वो तेरी बड़ी बहन है, कम वक्त जो जी में आता है बकता जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। पिछली बार पापा के इतने खुशामद करने के बाद हापड़ वाले आए थे इन्हें देखने, तब भी बीमार पड़ गई थी। आखिर इनकी तबीयत तभी खराब होती है जब इनकी शादी की बात कहीं चलती है। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर। अब तू चुप होगा भी या नहीं? जा वर्मा जी के यहाँ से एक सोफा ले आ जा करके, पता नहीं कौन कौन और आ रहे हैं साथ में। चुप आ जा बेटा, चुप आ जा। ये तो बचपन का लड़ाका है। ले ये दवा खा ले, पहले 1-2 घूंट पानी पी ले, फिर निकल ले। रवि ठीक है कहता है माँ। क्या ठीक है? तो जानती हो तुम्हारी इस बदसूरत लड़की की शादी नहीं होगी, फिर क्यों नुमाइश लगाती हो इसकी? कैसी बातें करती है पगड़ी। अरे सांवला रंग तो कृष्ण का भी था, फिर भी तो वो मनमोहन कहलाता है कि नहीं? और फिर तेरे को जिसे पता चलेगी वो तो हाथ ले जाएगा। बहुत बहलाया है तुमने ये सब कह के मुझे आज तक ना। सांवला रंग और चेहरे के निशान लेकर मैं किसी घर की बहू तो नहीं, नौकरानी जरूर बन सकती हूँ। और पापा की गाढ़ी कमाई के लालच में कोई ले भी गया तो 4-5 महीने के बाद तुम्हें चिट्ठी मिलेगी कि मधु खाना बनाते बनाते जलकर मर गई। जब सोचेगी टेढ़ा ही सोचेगी, जब बोलेगी कुपोल ही बोलेगी। हे भगवान, क्या हो गया इसको? दवा खा ली बेटे? खा ली, कल तक ठीक भी हो जाऊंगी। एक बार फिर ये सुनने के लिए कि ठीक है, लिखेंगे चिट्ठी, लड़का तो अभी और पढ़ना चाहता है, या फिर कह देंगे कि हमें। चुपचाप सो जा तू, मुझे बहुत से काम है अभी। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को कि शादी के नाम से ही घबराती। अरे हर लड़की की शादी होती है बेटा, सभी मर नहीं जाते। माँ देख लो आके सब ठीक है ना? ये सोफे, सेंटर टेबल, टीवी, डेकोरेशन पीसेस, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये कैक्टस कुछ जम नहीं रहा माँ, है ना माँ? मुझे तो मरा ये कभी अच्छा नहीं लगा, कांटे ही कांटे। अरे मकड़ी का जाला छुड़ाने में भी डर लगता है, कहीं कांटा ना चुभ जाए। इसे हटा ही दे माँ। क्यों, बाहर रख दूं गमला? रवि, गमला बाहर नहीं रखा जाएगा, बस चल रख दे उसे वहीं। क्या बिगाड़ रहा है बेचारा छोटा सा गमला तुम लोगों का? ये तुम्हें इसलिए अच्छा नहीं लगता ना कि मैं इसे लेके घर में आई हूँ? अरे रख दे रवि, गमला कोने में रख दे। तू तैयार हो जा बेटी, तेरे पापा और वो लोग आते ही होंगे। जा जा, वो क्रीम कलर की जो सिल्क की साड़ी है ना, उसे पहन ले। जा, जाने इसकी तकदीर का कांटा कब निकलेगा, हे भगवान। बस पड़ गया ना चैन तुम लोगों को? क्रीम सिल्क की साड़ी खोटे को खरा तो नहीं बना सकी ना? चलो अच्छा ही हुआ, मुझे तो लड़का बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। काला भुजंग, मोटा चश्मा, हाँ, और उम्र भी अरे मेरी मधु से तो दुगनी होगी उसकी। तुम तो जो कहोगी पागलपन की बात ही कहोगी। जूनियर इंजीनियर है, जानती हो कितनी है ऊपरी कमाई? मरी मरी से तो तुम्हारी लड़की लग रही थी। पापा, जाने क्यों निकल जाती है जान इसकी लड़कों के सामने। लड़कियां घबराया ही करती हैं ऐसे मौकों पर। और फिर ऐसा तो नहीं घबराइए, सारी बातें तो बताई जो जो हम लोगों ने पूछी। बात तो कुछ लेन देन से बिगड़ी। अरे मुंह तो तभी बना जब तुमने अपनी जेब दिखाई। अरे जेब तो कर्जा लेकर भर लेता, हाँ तो कहते कमबख्त। पापा, और कितनी बेइज्जती सहेंगे आप मेरे लिए? लड़कियां खुदकुशी यूं ही नहीं कर लेती। कैसे कैसे रिवाज बना बैठा है समाज। माँ, एक बात सुन लो, मैं शादी नहीं करूंगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। तेरा तो नसीब ही फूटा है मधु। क्यों नसीब फूटा है मेरा? शादी ना हो तो क्या आदमी आदमी नहीं रहता माँ? बेटा, लड़कों के लिए तो बिना शादी के रहना एक बार संभव भी है, मगर लड़कियों के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी है, यही कहना चाहते हैं ना आप? समाज के कुछ भेड़िए शादी के बाद भी खा जाते हैं बहुएं। फिर क्या अहमियत है शादी की, बताइए? कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी रहेंगे। बिठाया उन लोगों गाड़ी में। और कोई बात हुई रवि?
पापा, बात क्या होनी थी? शादी की बात को छोड़कर सारी ही बातें हुई। मौसम की, नेताओं की, महंगाई की, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की। कल्लू राम तो कह रहे थे कि वो कभी रिश्वत नहीं लेते, और बार बार अपनी इंपोर्टेड घड़ी में टाइम देकर बताते रहे कि गाड़ी आने ही वाली होगी। सोले फ्रॉड! पूरा का पूरा दिन खराब हो गया। दीदी, मेरे बस का नहीं तुम्हें रोज रोज देखने आने वालों को एंटरटेन करना। बस भैया, बस अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझे। क्यों? बाल मुड़ाकर सन्यास ले रही हो क्या? रवि, खबरदार, जो आगे एक शब्द भी मुंह से निकाला तूने। हाँ, वो बेचारी क्या कम परेशान है। बेचारी बेचारी बेचारी, क्यों हूं मैं बेचारी माँ? क्यों हूं मैं परेशान? तुम लोगों ने जबरदस्ती बनाया है मुझे बेचारी। मधु, मैं बोझ हूं ना तुम लोगों पर। गंगा नहाओगे ना मुझे घर से निकाल कर? नहीं, ऐसे ना बोल। लेकिन उसके लिए दहेज में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है माँ? बोलो। मैं चली जाऊंगी, मैं खुद ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, मधु, मधु बेटा, क्या हो गया मेरी बेटी को? अरे कोई से आके देखे, इसे क्या हुआ जा रहा है? मधु बेटा, पापा घबराइए नहीं, मधु बेटा, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरूंगी नहीं, मैं नहीं मरूंगी, लड़ती रहूंगी समाज से, व्यवस्था से और खुद से। और उसके बाद एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली मैंने। छूटी हुई पढ़ाई जैसे फिर शुरू की। हाँ, तो संन्यास ले ही लिया तूने। रवि ने ठीक ही कहा। नहीं बेला, संन्यास नहीं लिया, संन्यास ले नहीं पाई। मधु बेटा, बिना साथी के पहाड़ सा जीवन नहीं कट पाएगा। पापा, ये लड़का शंभू प्रसाद खाने कमाने भर का कमा ही लेता है। साइकिल स्टैंड का ठेका है सिनेमा पर, और भी कुछ धंधे हैं। देखने सुनने में भी बुरा नहीं है। मैं पापा, क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं? अब तो मैं अपना खर्चा भी आपको देने लगी हूं ना। ये भी तो एक थप्पड़ है मेरे मुंह पर। जानती हो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं राजीव लोचन लड़की की शादी जानबूझ कर नहीं कर रहा लोगों को तो है। कुछ कहना ही है ना पापा। जो नियम कानून बना दिए इन लोगों ने, बस उसी में बंधे रहो, वरना तो। हाँ बेटी, तेरे तोड़ने से ये नियम नहीं टूट पाएंगे। तू टूट जाएगी, हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। माँ, देखो, रवि शादी करके अलग हो ही गया। मैं सोचती हूँ हम लोगों के बाद क्या होगा तेरा। हाँ कर दे बेटी, माँ, हाँ कर दे बेटी। ठीक है माँ, जो कुछ तुम लोगों के जी में आए करो। आज तुम फिर शराब पी के आए हो? इतनी देर क्यों कर दी आने में? अरे मधु, बक बक बंद कर। क्या? हाँ, है देख ना, ये सिनेमा 12:30 1 बजे खत्म होता है, समझी? और वो जो है ना साइकिल स्टैंड, उसको बंद करते करते थोड़ी देर तो हो ही जाती है। मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा तो ख्याल किया करो। अरे चुप, क्यों मुझ पर तो हुक्म चलाती है साली? हाँ? थोड़ी देर नहीं हुई है, 2:30 बजे है रात के। मुझे सुबह स्कूल भी तो जाना होता है। अरे चुप, मास्टरनी की बच्ची रुआब मारती है मुझ पर। साली, तेरे 4 पैसों का साली काट के रख दूंगा। 2 महीने हो गए हैं तुझे इस घर में आए,
सीख जाए यहाँ की बात, नहीं तो क्या करो? नहीं तो हाथ पांव तोड़ के रख दूंगा साली। खामोश खामोश, आवाज निकली तो गला दबा के रख दूंगा। चुप, जा लाइट बुझा दे, जा। आजा इधर, आजा। अब मास्टरनी को अपने बैग में भर दे। और अब तू औरत बन जा, औरत। और वो औरत 4 महीने सुहागन रही बेला। एक दिन आधी रात को 2 पुलिस कांस्टेबल आए और बोले कि सिनेमा के साइकिल स्टैंड पर हुए झगड़े में किसी शंभू को चाकू लगा और वो मर गया। शिनाख्त कर लो। कर ली शिनाख्त। समाज का मेरा तथाकथित रखवाला लुंगी कमीज में औंधे मुंह पड़ा था बेला। बस कर मधु, बस कर। देख तू कितना थक गई है अब। नहीं बेला नहीं, 3 साल से यहाँ हूँ, इस पहाड़ी कस्बे के आंचल में बसे सरकारी स्कूल में। आज तक किसी से नहीं बताई थी ये कहानी। और आदमी अपने अतीत को याद करके ही तो कमजोर होता है ना बेला। और मैं कमजोर होते हुए भी कमजोर बनना नहीं चाहती। इसी से सख्ती से अपने अतीत को दबाए रही सीने में। मगर आज संजू ने मुझे कमजोर बना दिया बेला। एक बात है मधु, कह देने से ना बोझ हल्का ही होता है। तू क्या समझती है बेला, मैं अपना दुख दर्द किसी से नहीं बांटती। देख वो कोने में जो कैक्टस रखा है ना, वो मेरा मीत है, मेरे कंवारेपन का साक्षी, किसी सुहागन का हमराज और एक विधवा का सहारा है वो। तू जिससे पूछ ले, एक एक कांटा उसका एक एक घाव है मेरा। मुझसे बातें करता है वो, बिल्कुल एक अच्छी सहेली की तरह। अच्छा अब बस कर। हाँ? तू तो पागल है। चल सो जा अब। हाँ मुझे भी अब नींद आ रही है। जाग गई आप? 2 बार कमरे में आकर देख गई हूँ। कैसी तबीयत है अब तेरी? हाँ ठीक, ये ले चाय रख देना। कितना ख्याल रखती है तू बेला। अब जा ना, स्कूल को देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ जाती हूँ। और सुन, आज स्कूल नहीं आऊंगी मैं। हाँ जोशी जी से कह देना। कह दूंगी। अरे सुन, खिड़की खोल दे प्लीज, थोड़ी ताजी हवा है। अभी नहीं, बिल्कुल बाहर ठंडक है काफी। तू ऐसा करना, थोड़ी देर बाद खोलना, धूप निकल आएगी तब तक कुछ। हाँ और मैं जा रही हूँ। हाँ अच्छा दवा खा लेना। खा लूंगी बेला, मेरी अच्छी बेला। कौन कहेगा कि ये मेरी सगी नहीं। माँ पापा तुम लोग यहाँ होते ना तो देखते कि मैं कितनी पूर्ण हूँ यहाँ। सारा अधूरापन खत्म हो गया है मेरा। उफ, अब तो उठना ही पड़ेगा। अरे बर्तन गंदे ही कहाँ है, आज जो मांजेगी। आजा आजा, दरवाजा खुला है। किससे बातें कर रही हो मधु जी? जोशी साहब आप आइए। नहीं, लेटे रहिए। मैं तो बैठ ही जाऊंगा। मैं स्कूल जा रहा था तो सोचा आपको देखता चलूं।
ओह, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ सर, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। आज इसीलिए स्कूल नहीं जा पाई। बेला से कहलवा दिया था मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम करिए। चाय पियेंगे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, चाय पीने थोड़ा ही आया हूँ मैं तो। अच्छा मधु जी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछिए। हालांकि बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है जी। फिर भी मन नहीं मानता, इसलिए पूछ रहा हूं। कभी आपको एक अकेलापन सा या एक घुटन सी, एक खालीपन सा महसूस नहीं होता? जोशी साहब, खास तौर से ऐसे ही किन्हीं क्षणों में जब कोई सहारा ना हो। आप भी कमाल की बातें कर रहे हैं। आप इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, फिर अकेलापन कैसा? नहीं 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 नहीं, ये तो दिल को बहलाने वाली बात है। कोई अपना सा एक साथी तो चाहिए ही जिंदगी में। साथी मिलते हैं जोशी साहब, जबरदस्ती ढूंढकर बनवाए नहीं जा सकते। मैं समझा नहीं। ना समझने जैसे कोई बात नहीं कही मैंने। कोशिश हर लड़की के माँ बाप करते हैं साथी ढूंढने की, पर खैर। अच्छा, अगर इस मोड़ पर कोई मिले और कोई कहे कि मैं साथ देना चाहता हूं, तो क्या तुम आप मानेंगी? भावुक मत बनिए जोशी साहब, हवा में उड़ने वाले पंखों को जला चुकी हूं मैं बहुत पहले। आपको तो अब तक प्रेयर में पहुंच जाना चाहिए था। मधु, आज तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, एक विधुर खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। पत्नी को मरे हुए 4 साल हो गए। तो बच्चे हैं छोटे छोटे। सोचा था कि बच्चों की खातिर अपनी इस अधूरी सी जिंदगी से समझौता कर लूंगा। जोशी साहब, दूसरी शादी नहीं करूंगा। मगर तुम्हें देखा, तुम्हारे बारे में जाना, तो कई बार मन में आया कि खैर, कोई जबरदस्ती तो साथी बन नहीं सकता है ना। मैं जा रहा हूं जोशी साहब। लेकिन एक बार मन के उस कोमल हिस्से में जमी हुई धूल को हटाकर देखना, तो शायद तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मधु, चलता हूं। मेरे कैक्टस में कांटे ही कांटे थे। फिर एक फूल खिला संजू, एक फूल खिला बेला, मगर अब हर कांटे से फूल निकलने लगे। नहीं, कांटे तो मेरा जीवन है, और ये इतने सारे फूल मुझे मार डालेंगे। नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं मरूंगी। आज ही छोड़ दूंगी ये कस्बा। कैक्टस में फूल। अभी आपने श्रीमती इंदु माथुर का लिखा यह नाटक सुना। आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1984 में इस नाटक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नाटक के निर्देशक थे श्री जयदेव शर्मा कमल। प्रस्तुतिकरण सहायिका श्रीमती चंद्रप्रभा भटनागर और तकनीकी सहायक श्री हेमंत मल्होत्रा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बिमल बनर्जी, सहला यास्मीन, अशोक कुमार घोष, मुकेश कपूर, तारकनाथ सरकार, मिली कार्की, कुमकुम धर और शोभना जगदीश। यह नाटक आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया था।